नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, चलिए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, वीडियो पॉज करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप ट्राई करेंगे। चलें देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हमें ये बताना है कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं। बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तीसरे पीरियड से स्टार्ट होता है, तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एन एस 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। फिर बाद में एस भरने के बाद हम किसको भरेंगे, n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक। बेसिकली डी ऑर्बिटल के अंदर आपको कितने आपको में देखने को मिलेंगे, 5 आपको देखने को मिलेंगे कक्षक, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा, n1 से लेकर ns 1 से 2 n-1 d 1 से 10 तक इसको भरते हैं। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, बिल्कुल ऑप्शन सी आपको इसी तरह से मैच मिलेगा, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 इसको भरा हुआ है। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। याद रखें कि जो +7 जो ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलेगी पूरे डी ब्लॉक के अंदर, वो आपको 3D ब्लॉक के अंदर आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, Mn के अंदर देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी, Mn में। अगर आप Mn का देखें, Mn का नंबर कितना होता है 25। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम आर्गन से लिखेंगे, आर्गन अपने पास 18 हो गया। फिर मैं क्या लिखूंगा, 4s2 लिखूंगा और फिर मैं क्या लिखूंगा, 3d5 लिखूंगा। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बता सकता है, +7 बता सकता है। तो +7 बताने वाला कौन है आपके पास, Mn है। तो देखिए ऑप्शन Mn है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है, Mn है। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न में से किसके अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। हमें बताना है कि किसका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में भरा गया है वो मैक्सिमम है। तो देखें एक Zn है, Fe है, Ni है और Cu, कैसे पता चलेगा, एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। Zn को मैं क्या लिख सकता हूं, Ar लिखूंगा मैं, 4s2 3d10। देखें इसका डी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीटली फिल है। Fe2+ की बात करेंगे तो Fe देखें कितने नंबर पे आता है आपके पास, Fe आता है 26 नंबर पे, तो 26 पे आता है। तो देखें Ar 4s2, अब ये 2+ दे रहा है तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले s से निकलेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3d कितना बचेगा आपके पास, 3d कितना आएगा, 6 आएगा आपके पास, कितना आएगा 3d6। तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल बनाए इसके, देखे 1 2 3 और ये 4, 6 कैसे भरे हुए इसके, 5 तो ऐसे भरे हुए और 6 ऐसे भरे हुए। तो किसके इसमें कितने हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। Ni की बात करेंगे तो Ni का नंबर कितना होता है आपके पास, Ni का नंबर 28 होता है। 28 के लिए हम क्या लिखेंगे, Ar। बेसिकली ये क्या होता है 3d8 4s2। अगर आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, वो पहले 2 इससे निकलेंगे और 1 इससे निकलेगा। तो हमारे पास टोटल जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखें इधर वो कैसे बनेगा, 2 ऐसे चलेगा और यहां आ जाएगा 3d7। कितना आ जाएगा ये 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये अपने पास। तो 7 के अंदर देखो 7 कैसे फिल किया जाएगा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आता है 29 पे है, और 1+ का मतलब क्या हो जाएगा, Ar 3d10 और यहाँ पे कौन आ जाएगा 4s, तो आपके पास होगा नहीं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया इसका। तो देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आपको किसमें देखने को मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, किसमें, Fe2+ में। क्लियर है, Fe2+ के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस युग्म के दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन आयन होते हैं। देखिए रंगीन आयन वही देता है जिसके पास क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस युग्म के पास, वही वो क्या देगा, कलर आयन देगा। तो देखें Sc की बात करते हैं तो स्कैनेडियम, तो स्कैनेडियम 3+ है। तो स्कैनेडियम कितने पे आता है आपके पास, अगर आप देखें तो कितने पे आएगा यहाँ पे, शुरुआती स्कैनेडियम से होते हैं 21, ये कितने पे आता है, 21 पे आता है। 3 निकलने के बाद आपके पास यहाँ पे कौन बचेगा, आर्गन बचेगा, और पीछे कितना बचेगा आपके पास, 3d0 रहेगा, 4s भी क्या रहेगा क्योंकि इसके 3 तो निकल गए। तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। अब Ni का चेक करें,
Ni की बात करते हैं तो Ni का भी हमने देखा, Ni का नंबर होता है 28। क्या लिखूंगा मैं, Ar 3d8 4s2 लिख दिया। तो 28 अगर यहाँ पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो देखे Ni 2+ है, तो इसका मतलब Ar तो रहेगा ही। 3d8 4s क्या हो गया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। कॉपर का चेक करते हैं इसके साथ, तो कॉपर बेसिकली कितना होता है, 29 पे होता है। लिखने का तरीका Ar 3d10 4s1, एक तरह का एक्सेप्शन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो 4s क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। चले अगला वाला ट्राई करें, Ni2+। देखें Ni2+ के अंदर अनपेड है। Ti की बात करते हैं, Ti3+। तो Ti3+ की बात करें, टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है आपके पास, आता है 22 पे। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा Ar 3d2 4s2। देखो यहाँ पे Ar 18, 20 और 22 हो गए। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन पे दे रहा है, 3 दे रहा है। तो देखें Ar 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, तो क्या आएगा 3d1। देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो Ni के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Ti के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो जिसके d ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही आपको क्या देंगे, कलरफुल क्या देंगे, कंपाउंड देंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेंथनाइट संकोचन यानी कि लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, एफ ब्लॉक के कारण। एफ ब्लॉक के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाता है जिसके कारण आपको क्या मिलेगा, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखें ये रहा, एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव होने की वजह से वो लेंथनाइट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। देखें अगला, कुछ जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्तेदार लोहा बनता है, यानी कि जिंक को आयरन पर, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दी गई, जिंक की लेयर चढ़ा दी गई, लेकिन इसका विपरीत संभव नहीं है। तो इसका क्या कारण है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहां जो Fe है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू Zn से। Fe क्या है, लेस रिएक्टिव है Zn से। Fe कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है Zn को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बात करें वो है -0.76, और इसकी बात करेंगे तो इसका जो होता है वो है -0.44 वोल्ट। तो Fi का SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Zn से क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखा है जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड वो आयरन से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण यह संभव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। देखिए चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो तरीका है म्यू, वो है n × n+2। n बताता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम का नंबर आपको पता है कितना होता है, स्कैनेडियम वेनेडियम पे आता है, यानी कि कितने पे आएगा, 22 पे आता है। और सॉरी हाँ, वेनेडियम कितने पे आएगा आपके, स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी कि वो 23 पे आता है। कितने पे आता है ये, 23 पे आता है। तो 23 पे है तो आर्गन इधर आएगा, यहां आपके पास कौन आ जाएगा, 3d आ जाएगा आपके पास। पहले 4s भरते हैं, तो देखें 4s2, तो ये हो गया 20, फिर पीछे कितने बचते हैं, यहां आ जाएगा 3d3। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके किससे निकल जाएंगे, 4s से निकल जाएगा, और एक किससे निकल गया, तो 3d2। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे कितने हैं, 2। बात करें Mn की, तो Mn का नंबर आपको पता है, Mn बेसिकली कितने पे होता है, 25 पे होता है, जो होता है Ar 3d5 4s2। अब अगर आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब आपके पास क्या बचेगा, 3d4 बचेगा, 2 इससे निकल गया, एक इससे निकल गया। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए कितना आ रहा है, 4। Fe की बात करेंगे तो Fe कितने पे आता है, 26 पे, 26 पे Fe आता है। तो यानी कि क्या होगा, Ar 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो Fe कितना हो जाएगा, 3+, तो यहां आ जाएगा Ar। अब 2 इससे निकल गए, इससे निकल गया, देखो 3d5। तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन से, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। अब Cu2+ की बात करें तो Cu का मतलब होता है 29, यानी कि वो आ जाएगा Ar 3d कितना आ जाएगा आपके पास 10 4s1। अब अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो Ar जो आएगा वो आएगा 3d9 हो जाएगा। एक इससे निकल गया, एक इससे निकल गया, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें 9 है, तो वो कितना है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो देखें यहां पे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, यहां पे कितना आ रहा है, 4, यहां पे कितना आ रहा है, 5, और यहां पे 1। तो किसका सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, Fe का।
तो इसीलिए Fe का जो है मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक क्या होगा, मोमेंट होगा। क्लियर है? चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इन सब की बात करें तो Fe, Pt, Ni और CO की बात करें तो अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें क्या है, Fe है। बिकॉज Fe क्या करता है, ये नमी से भी रिएक्ट कर जाता है, नमी से रिएक्ट, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है उससे रिएक्ट करेगा, Fe प्लस H2O क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, तो रिएक्ट कर गया, इसलिए Fe क्या है यहां पे सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु का आंसर है। इसका आंसर क्या है, Fe। करेक्ट आंसर इसका Fe है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है। देखो कलरफुल आयंस के लिए सेम वही चीज, जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही आपके पास क्या होगा। देखिए Cu प्लस की बात करें तो Cu प्लस में आप डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये मेरे पास क्या होता है 4d कितना हो जाएगा 0, 3d10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cu2 प्लस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 4d10 और 3d9, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Cu। ठीक है, अगर आगे चेक करें तो Ti का जो होता है वो खुद 22 पे आता है, तो 4d0 3d0, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा 4d0 3d0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिर्फ Cu2 प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Cu2 प्लस। बढ़े आगे। अच्छा B12 में पाई जाने वाले धातु बहुत सिंपल है, B12 में पाई जाने वाला धातु क्या है, कोबाल्ट। याद रखें B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। प्लैटिनम, पैलिडियम और इरिडियम को उत्कृष्ट नोबल मेटल कहते हैं, यानी कि वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि वो किसी भी अभिकर्मक के प्रति अक्रिय है, वो एक तरह का इररिएक्टिव मेटल है। कैसे हैं वो, एक तरह के इररिएक्टिव मेटल, यानी कि वो किसी से कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, नोबल मेटल बोला जाता है। जैसे नोबल गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे वो कभी भी किसी से कोई रिएक्शन शो नहीं करती, वैसे ही ये मेटल किसी से भी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल बोला जाता है। अगला देखें, अमलगम का आवश्यक अवयव। अमलगम यानी कि जो अलॉय है, ये बेसिकली अलॉय किसका है, ये अलॉय है मरकरी का। किसका है ये, मरकरी सॉरी Hg का। तो इसके लिए असेंशियल एलिमेंट क्या है, एक पारा यानी कि क्या हो गया आपके पास मरकरी। क्लियर है? तो इसके लिए कंपोनेंट क्या जरूरी है, पारा जरूरी है, बिना पारा के आप अमलगम बना ही नहीं सकते। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मूल अवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल वो होता है जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो यहां पे जो हम बात करें ट्रांजिशन मेटल, देखें Hg, Cd और Zn ये तीनों क्या नॉन ट्रांजिशन मेटल है, बिकॉज इनके पास क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, बिकॉज क्या है, कंप्लीट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स इनके क्या है, डी ऑर्बिट इनके पास कंप्लीट है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल आपको कौन मिलेगा, Au मिलेगा। कौन मिलेगा, Au। Au यानी कि ऑरम, ये जो किसका सिंबल बताता है, गोल्ड का। बढ़े आगे। क्या बोल रहा है, कौन सा तत्व डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको बचाना है। देखें ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर जो है आपको 3D में आपको देखने को मिलता है, तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या है, खुद कॉपर। याद रखेंगे 3D सीरीज को तो अपने आप याद हो जाएगा। तो Cr प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। Cr की बात करेंगे तो Cr जो होता है बेसिकली कितने पे आता है, चॉइस पे, स्पेशल है। याद रखें क्या होता है, ये होता है 3d5 4s1। एक तरह का एक्सेप्शन है क्योंकि इसके पांचों इलेक्ट्रॉन डी में फिल है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Cr प्लस की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3d5। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेड वाले। बढ़ते हैं आगे। Mn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। Mn में बात करेंगे तो बेसिकली Mn जो आता है वो 25 पे आता है, 25 पे आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये सबसे पहले किससे निकालेगा, s से निकाल देगा। तो इसके d ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके,
5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, Mn2+ में। बढ़े आगे, संकुलन आयन यानी कि कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा याद रखना, जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन या कंपाउंड की बात करेंगे तो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट बताएंगे। रीजन क्या है, इनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, Ag बिल्कुल है, डी ब्लॉक एलिमेंट Au भी है, Cu भी है। तो इसका आंसर क्या है, इन सभी के द्वारा क्या बनाया जाता है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म किया जाता है। बढ़े आगे, निम्न में से किस संक्रमण धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, यह भी एक अच्छा है। जब हम कैटलिस्ट की बात करें, ये कौन से हो, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट संभव रहती है इसलिए। तो डी ब्लॉक की बात करें, निकल डी ब्लॉक है, कोबाल्ट भी डी ब्लॉक है, और ये दोनों एलिमेंट को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड B। क्लियर है, वैसे गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, निकल और कोबाल्ट होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला क्या है, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम, फिर देखो Cr आ गया, Cr मेरे पास 25 पे आता है, तो ये क्या होता है 3d5 4s1। इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना है 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 6 है। कितनी है इसमें, 6। बात करेंगे आगे, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो Mn का सबसे पहले लिख लेते हैं। Mn तो मुझे पता है, अभी हमने लिखा था बहुत बार, क्या लिखा था, हमने लिखा Ar 3d5 4s2। अब अगर मैं Mn2+ लिख रहा हूं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बताओ कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, तो 4s 0 हो जाएगा, और 4s 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 3d5 Ar 3d5, ठीक है, Ar 3d5, तो Ar 3d5 4s 0 लिख सकता हूं ऐसे मैं, देखो Ar 3d5 4s 0 कहां, ये रहा Ar 3d5 4s 0। Mn2+ का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करें आगे, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है, फिर से वही क्वेश्चन, क्या बोला है, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही आपके पास क्या होंगे, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा। टाइटेनियम जो बात करें वो खुद कितने पे आता है आपके पास, 22 पे आता है। देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पे आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसके पास आ जाएगा 3d1, 1 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम 3 पे है तो ये 3d0, यह आ जाएगा 3d5, और ये आ जाएगा 3d10। किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3d5 में, तो किसका होगा, Mn का होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, चले आगे, क्या बोल रहा है, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण, अभी तक हमने क्या बात करें, वही ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसका d ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट। d ऑर्बिटल जिनका इनकम्प्लीट है वही क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। याद रखेंगे इस बात को। बढ़े आगे, किस पदार्थ का उपयोग करके कैंसर, याद रखें इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट का, वो भी कौन से, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, उसका कैंसर की दवाएं बनाएंगे। तो इसका इस्तेमाल, कैंसर के उपयोग में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट का, CO का। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से तत्वों में से कौन सा समूह संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो डी ब्लॉक में नहीं है वो नहीं होंगे, जो डी ब्लॉक में नहीं आते वो क्या होंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। देखें Fe कोबाल्ट आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, कॉपर आता है, Ag आता है, सिल्वर है, और Au आता है आपके पास, टाइटेनियम है, जिरकोबियम है और हॉफनियम है, ये दोनों F ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेसिकली ये भी एक तरह के इंटर ट्रांजिशन मेटल होता है। गैलियम, इंडियम और टिन और टेलियम ये है P ब्लॉक एलिमेंट। कौन से, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे, Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखो Cu2+ यानी कि वो क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, और 3d9 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 5 ऑर्बिटल से 1 2 3 4 और एक ये 5 6 7 8 और एक 9। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 1 है। देखें किस तत्व में परमाणु संख्या 22 है, तो इसके यौगिकों की इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। तो 22 है, तो 22 के अंदर की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6, देखो कितने हो गए आपके पास, ये हो गया आपके पास 12 सॉरी 10 18 तक तो यही हो गया, 18 तक तो ये नोबल गैस में आ गए। इसके बाद क्या आ सकता है आपके पास, 4s आ सकता है, 4s2 4d सॉरी 3d2, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 + 2 कितने हो गए आपके पास, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना संभव है, 4। कितना संभव है इसका, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। K2Mn4 और KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, K2MnO4, हमें यहाँ Mn का निकालना है। मुझे पता है पोटेशियम का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Mn के लिए मैं क्या ले लेता हूं, x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4, और टोटल चार्ज क्या होगा, 0। सॉल्व करें, 2 + x माइनस, एक मिनट वापिस से करते हैं, देखें K2MnO4, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 + x + 4 को किससे करेंगे, -2, ओवरऑल क्या चार्ज होगा, 0। 2 + x - का 8 इक्वल टू क्या हुआ, 0। x - 6 इक्वल टू 0, यहां एक तो आ गया 6। अब अगर मैं KMnO4 की निकाल दूं तो k हो जाएगा 1 + x - का 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, तो कितना आ रहा है, 6, और कितना आ रहा है, 7। चेक करें, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उच्चतम होगी। ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, तो क्रोमियम बेसिकली कितने पे आता है आपके पास, ये आता है 24 पे, तो इसके पास जो होगा वो कितना होगा, 3d5 4s1, तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट कितने पे आता है, 27 पे, तो ये होता है 3d7 4s2, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो जाएंगे आपके पास, 7 है, तो 7 5 भरे जाते हैं, 2 और भर दिए, तो पीछे कितने बचे, 3। Ni की बात करेंगे तो खुद कितने पे आता है, 28 पे आता है, तो ये देखो ये होता है 3d8 4s2। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने हो गए, 8 है, 5 भर दिए 3, तो पीछे कितने बचे, 2। Cu की बात करें तो Cu बेसिकली क्या होता है, 3d10 4s1, तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उच्चतम की बात करें तो वो कितना है, 6, तो वो किसका आंसर क्या है, क्रोमियम है। क्या है इसका आंसर, क्रोमियम। चले आगे, बढ़ते हैं आगे। Zn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, देखिए Zn की बात करें तो वो होता है 3d10 4s2, और अगर आप Zn2+ की बात करें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। फोटोग्राफी फिल्म और प्लेट में किस घटक का आवश्यक होता है, याद रखें बहुत सिंपल सा है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता, बिल्कुल रोक के बताएं कितने प्रतिशत होता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर। पहले देखें जर्मन सिल्वर अलग किस किस का है, तो जर्मन सिल्वर जो बना होता है वो होता है कॉपर, जिंक और निकल का। किसका बना होता है, कॉपर, जिंक और निकल का। तो बताएं इसमें कहीं एजी है क्या, इसमें कहीं एजी नहीं है, बस इसके नाम में सिल्वर है। तो याद रखें एजी की इसमें प्रतिशतता कितनी होती है, 0। ये नहीं कि लिख दें 1% 2%, नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट है, 0% है। समझ में आया, बढ़े आगे। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, याद रखें हीमोग्लोबिन का जब भी नाम समझ में आए वहां लिख दो Fe। Fe का जो कॉम्प्लेक्स होता है वही क्या किस में इस्तेमाल होता है, हीमोग्लोबिन में, तो इसका आंसर क्या है, Fe। बढ़े आगे, निम्न में से कौन सी धातु CuSO4 के साथ क्रिया नहीं कर सकती है, तो बेसिकली Cu से कौन क्रिया नहीं कर सकता, जो Cu से क्या होता है, लेस देन होता है, रिएक्टिव होगा। जो लेस रिएक्टिव होगा वो Cu से रिएक्ट नहीं करेगा। तो Cu से देखें, Cu Fe Cu को हटा सकता है, Zn हटा सकता है, Mg हटा सकता है, Hg जो मरकरी है वो Cu से लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Hg। क्या करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी सबके अंदर क्या करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।